मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अध्याय 5 में 6वें दिन की क्लास में हैं। नागरिकता का 6वां भाग है और अंतिम भी है, 6वां और अंतिम। इसे चाहे तो यहां मेंशन कर लें कि ये अंतिम होगा, लास्ट होगा। और आज बात करने वाले हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करने वाले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे CAA के नाम से जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, इसका लोकप्रिय नाम CAA। तो बात करते हैं हम लोग कि इस कानून में है क्या। इस कानून की वजह से दिल्ली में लंबे समय तक धरना चला था, बड़ा उथल पुथल हुआ था। तो इस कानून पर हम लोग बारीकी से इस कानून का अध्ययन करेंगे। तो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, ये सरकार ने इस विधेयक को 2016 में ही लाया और लंबे अंतराल के बाद यह विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद अंततः कानून का रूप ले लिया। तो CAA राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर। तो इस दिन राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हुआ, अर्थात 12 दिसंबर 2019 को यह कानून की शक्ल में आ गया, कानून का रूप ले लिया और इसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। टाइमलाइन देख लें तो 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। तो आपने देखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बना और 10 जनवरी 2020 में इसे भारत में लागू किया गया। इस बिल के अंदर क्या बात है, इस कानून के अंदर, इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है। तो अधिनियम के प्रावधान हम लोग देखें। अधिनियम के प्रावधान, अधिनियम का प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले, 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में जो नागरिक गए और पुनः वहां से वापस आए, तो जब वापस आए तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो चुकी थी। तो जो वापस आए उन नागरिकों में से
6 समुदाय हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई और जैन, ये 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। पुनः एक बार सुनेंगे। 31 दिसंबर 2014, चलिए इसको हम लोग नोट भी करें। 31 दिसंबर 2014 को या इससे पूर्व यानी यह तिथि आपको ध्यान रखना है कि इस तिथि को या इससे पूर्व अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देश की बात हो रही है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय, पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय, 6 समुदाय यथा हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 पारसी और सिख, ये 6 समुदाय, ठीक है, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो आपने इस कानून का प्रावधान देखा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लौटे हुए 6 समुदाय के लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले भारत आए हैं, ऐसे 6 समुदाय जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, इनको अवैध प्रवासी भारत में नहीं माना जाएगा। मतलब ये वैध प्रवासी हैं, इनकी डोमिसाइल को वैध करने की व्यवस्था इस कानून के अंदर लाया गया है। यानी केंद्र सरकार इन प्रवासियों को उक्त लाभ प्रदान करेगी। अब यहां एक समस्या है कि अगर कोई भारत आता है, किसी देश से भारत आता है, तो उसे अवैध प्रवासी माना जाता है, क्योंकि 2 ऐसे कानून हैं जो किसी भी देश से आए हुए नागरिक को अवैध प्रवासी मानेंगे। जिसमें से एक कानून है भारतीय पासपोर्ट कानून। तो भारतीय पासपोर्ट कानून 1920 और एक विदेशी अधिनियम 1946, ये 2 कानूनों के द्वारा किसी व्यक्ति के भारत आने के कारण वो व्यक्ति अवैध प्रवासी माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले
केंद्र सरकार को इन दो कानूनों में संशोधन करना होगा, तब जाकर के ये प्रवासी अवैध नहीं माने जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने ऐसा किया, तो इसको करते हैं केंद्र सरकार द्वारा क्या करना होगा, इन प्रवासियों को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए, इन प्रवासियों कौन सा लाभ प्रदान करने के लिए, इन प्रवासियों को उक्त लाभ, ऊपर जो लाभ बताए गए हैं, उक्त लाभ प्रदान करने के लिए दो ऐसे कानून हैं। कौन कौन दो कानून हैं भाई? तो दो ऐसे कानूनों, एक विदेशी अधिनियम 1946, एक विदेशी अधिनियम 1946, और एक कानून है उसको कहेंगे पासपोर्ट अधिनियम 1920, और दूसरा पासपोर्ट अधिनियम 1920। इन दो कानूनों में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा, या इन दो कानूनों से छूट प्रदान करना होगा। यानी अगर ये दो कानून से छूट नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो भारत आएगा वो अवैध प्रवासी हो जाएगा, अर्थात उसका भारत में प्रवेश करना अवैध माना जाएगा। तो इसके लिए विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, इन दोनों में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों छूट प्रदान करना होगा, क्योंकि इन अधिनियमों में क्या समस्या है भैया, क्योंकि इन अधिनियमों में प्रवेश, निकास और निवास को लेकर के नियंत्रण स्थापित किया गया है। क्योंकि इन अधिनियमों द्वारा क्या है, भारत में विदेशियों, इन अधिनियमों द्वारा भारत में विदेशियों, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, भारत में विदेशियों के प्रवेश, तो केवल प्रवेश ही नहीं बल्कि प्रवेश, निकास और निवास, प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित, क्या लिखा गया था पीछे, हाँ, इन अधिनियमों द्वारा प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपने देखा क्या कि CAA जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए उन नागरिकों, उन व्यक्तियों
जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हैं और 6 समुदाय से संबंध रखते हैं, यानी 6 समुदाय में से किसी समुदाय के लोग हैं। 6 समुदाय कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी। इन 6 समुदायों से आए हैं तो उनका प्रवेश भारत में वैध माना जाएगा, उनका प्रवास भारत में वैध माना जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए भारत की सरकार को 2 कानूनों से उनको छूट प्रदान करनी पड़ेगी। एक कानून है विदेशी अधिनियम 1946 और एक कानून है पासपोर्ट अधिनियम 1920। क्योंकि ये 2 कानून किसी विदेशी के भारत में प्रवेश करने, भारत में निवास करने और भारत से निकास को लेकर के सरकार को नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसके लिए इन 2 कानूनों में क्या करना होगा? इन 2 कानूनों में संशोधन करना होगा, तब जाके उनके प्रवास को वैध माना जाएगा। और ऐसा सरकार ने किया। तो इस प्रकार इन 2 कानूनों के संशोधन के माध्यम से उन्हें इसकी छूट प्रदान की गई। इसके अलावा नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नोट कर, पुनः इसे डेट के साथ लिखें। 2019 के अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान। तो अन्य प्रावधान में क्या है? अन्य प्रावधान में यह है कि यह अधिनियम मुक्त 6 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए देशीकरण की जो अवधि है वह 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देता है। तो अगला, यानी यह अधिनियम उक्त 6 समुदाय के लोगों के लिए देशीकरण, यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि देशीयकरण के द्वारा ही इनको नागरिकता प्रदान हो रही है। तो समुदाय के लोगों के लिए देशीकरण या प्रकृतिकरण, ब्रैकेट में इसे करना नेचुरलाइजेशन, ठीक है। प्रकृतिकरण यानी इसी विधि के द्वारा नागरिकता दी जा रही है। तो के लिए देशीकरण यानी प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है। तो आपने क्या देखा कि इस अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया कि जो नागरिक आएंगे 6 समुदाय के, तो वो किस कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे? तो देशीकरण या प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो जो नेचुरलाइजेशन की अवधि 11 वर्ष है उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया ताकि उन्हें नागरिकता प्राप्त करने में और अधिक सहूलियत प्राप्त हो जाए।
और अधिक सुविधा सहजता हो जाए। तो इस कानून का अगला प्रावधान था। इसके अलावा इस कानून का अगला प्रावधान क्या है उसे देखते हैं हम लोग अगले पेज से। नेक्स्ट प्रावधान में यह है कि छठी अनुसूची में जो राज्य हैं, छठी अनुसूची में जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों की जनजाति क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा, ये ध्यान रहे। तो इसका अगला प्रावधान है कि संविधान की छठी अनुसूची के राज्य यथा असम, इसमें जो राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ध्यान रहे। अगला प्रावधान इस कानून का कि संविधान की छठी अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं के आदिवासी क्षेत्रों पर, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर CAA लागू नहीं होगा। मतलब CAA 2019 छठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होगा, छठी अनुसूची के राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां शामिल कर रहे हैं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में कौन कौन से आदिवासी हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत कर्बी आंगलोंग, ये असम के हैं। ये कर्बी आंगलोंग असम के, गारो हिल्स मेघालय के, गारो हिल्स मेघालय से, चकमा ये मिजोरम से, चकमा जिला मिजोरम, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में ये आदिवासी, इनको जान लें कि इन आदिवासी क्षेत्रों में कौन कौन है। तो एक है कर्बी आंगलोंग जो असम में है, गारो हिल्स जो मेघालय में है, और मिजोरम का चकमा जिला और चकमा में ही त्रिपुरा के लोग। ये जो लोग हैं आदिवासी क्षेत्र त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्र वाले जिले सम्मिलित हैं, क्षेत्र वाले जिले सम्मिलित हैं। तो आपने देखा कि छठी अनुसूची के जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्र में CAA लागू नहीं होगा और इनके आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग हैं उसमें एक असम वाले कर्बी आंगलोंग, गारो हिल्स वाले मेघालय में जो गारो हिल्स है, गारो पहाड़ी
वाले, और चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी आदिवासी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे कंफर्म रखें कि CAA इन क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा इसका जो अगला प्रावधान है, इस कानून का अगला प्रावधान, वह जो प्रावधान है वह कहता है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसको जान लें कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 ये ब्रिटिश काल में बना हुआ था, के तहत इनर लाइन में आने वाले के तहत इनर लाइन में आने वाले जो क्षेत्र हैं आने वाले, उस पर भी लागू नहीं होगा। आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो आपने देखा कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होना है। ये बात ध्यान रखें कि इनर लाइन में भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन में से ये हटा दें, इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो दो जगह लागू नहीं हुआ, छठी अनुसूची के राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ। इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के जो इनर लाइन क्षेत्र हैं उन पर भी लागू नहीं हुआ। यहां पर एक शब्द है इनर लाइन। इनर लाइन को जरा जान लें, इनर लाइन क्या होता है। इनर लाइन, चलिए अगले इस पर इनर लाइन परमिट, ये क्या है ये जान लें। इनर लाइन परमिट ये किसे कहते हैं, ये नोट करके क्लियर कर लें। इनर लाइन परमिट यानी इनर लाइन परमिट ये क्या है इसे जान लें। ILP को ILP कहा गया है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट संबंधित राज्य इनर लाइन परमिट से संबंधित 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। मिजोरम, नागालैंड, ये संबंधित राज्य हैं। इनर लाइन परमिट संबंधित राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये लागू हुआ 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, अभी हम लोग लिखे थे फ्रंटियर रेगुलेशन
द्वारा ब्रिटिश काल में, पूरी बात यही नोट करना है, ब्रिटिश काल में आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति तथा परंपरा को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए लागू किया गया। तो आपने इस चीज को भी जाना कि ILP क्या है, इनर लाइन परमिट क्या है। तो इनर लाइन परमिट एक ऐसी व्यवस्था है जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू होती है। यह ब्रिटिश काल में 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के द्वारा ये बनाया गया। ब्रिटिश काल में यानी ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के जो उनकी खास संस्कृति है, खास रहन सहन है, खास उनकी परंपरा है, उस पर कोई हस्तक्षेप न हो, कोई अतिक्रमण न हो, या बाहरी लोगों से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ILP की व्यवस्था की गई। और ये ILP अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के द्वारा जारी की जाती है। प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय हो यानी भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति यानी भारतीय के लिए ILP अनिवार्य है। मतलब कि अगर इन क्षेत्रों में भारत का कोई नागरिक जाता है तो इन राज्यों द्वारा जो ILP जारी की जाती है, एक कार्ड, एक परमिट जारी किया जाता है, तभी वो इस क्षेत्र में जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज भी ये इनर लाइन परमिट ILP की व्यवस्था इन राज्यों के भीतर की गई है ताकि उन आदिवासी क्षेत्रों में की जो खास परंपरा आदि है उसको अक्षुण्ण रखा जा सके। तो इस तरह से इनर लाइन परमिट क्या है ये देखा। अब हम लोग इस टॉपिक को रिवाइज करके और तब इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज बात होनी थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। हम लोग नागरिकता संशोधन 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA पे बात कर रहे हैं, जिसको 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर द्वारा कानून का रूप मिला। 10 जनवरी 2020 को इसे भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो जान लें। प्रावधान नंबर 1 कि 31 दिसंबर 2014 को या इससे पूर्व अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय यथा हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये इस अधिनियम का पहला प्रावधान। लेकिन एक संकट की स्थिति ये है कि अगर इन्हें अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे तो 2 ऐसे कानून है जो ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी मानते हैं, तो उन कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार द्वारा इन प्रवासियों को ये लाभ प्रदान करने के लिए 2 कानूनों में, विदेशी अधिनियम 1946 में और पासपोर्ट अधिनियम 1920, इन दोनों से इन नागरिकों को छूट प्रदान करना होगा। क्योंकि इन अधिनियमों में क्या व्यवस्था है? क्योंकि इन अधिनियमों द्वारा विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई।
तो दो अधिनियम, विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, इन दोनों से छूट प्रदान करते हुए उन नागरिकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था इस अधिनियम का पहला प्रावधान करता है। अब इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान, यह अधिनियम तो 6 समुदाय के लोगों को के लिए देशीकरण यानी प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देता है। यानी ऐसे नागरिकों को थोड़ी और रियायत प्राप्त हुई और देशीकरण या प्रकृतिकरण नेचुरलाइजेशन की जो अवधि है 11 वर्ष, उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया कि अर्थात ये नागरिक भारत में अगर 5 वर्ष से रह रहे हैं, 11 वर्ष से नहीं, तो इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, मतलब भारतीय नागरिकता इन्हें प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार अगला अधिनियम का अगला प्रावधान तीसरा, कि संविधान की 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में यह सीएए नियम लागू नहीं होगा। आखिर आदिवासी क्षेत्रों के लिए खास बात, कौन से आदिवासी क्षेत्र? तो इन आदिवासी क्षेत्रों में कर्बी आंगलोंग असम वाले आते हैं, गारो हिल्स मेघालय वाले आते हैं, और चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा, चकमा मिजोरम में भी हैं, त्रिपुरा में भी हैं, 3 आदिवासी क्षेत्रों वाले जिले सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों में सीएए को लागू नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम का प्रावधान नंबर 3। इसके पश्चात इस अधिनियम का प्रावधान नंबर 4, प्रावधान नंबर 4 कहता है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ब्रिटिश काल में ये रेगुलेशन बना था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इसके अंतर्गत क्या था? इसके तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। ये कानून सीएए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के जो इनर लाइन में आते हैं उन पर भी ये लागू नहीं होगा। अब आपको ये जानना जरूरी हो गया कि इनर लाइन क्या है, जहां पर ये नियम सीएए लागू नहीं होगा। तो अगले पेज पर हम लोग इनर लाइन की बात करते हैं। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है, इनर लाइन परमिट जिसे आईएलपी कहते हैं। इनर लाइन परमिट, आईएलपी से संबंधित 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। 3 राज्यों में आईएलपी, ये 3 राज्य आईएलपी जारी करते हैं। अर्थात इन 3 राज्यों में ये 1873 का जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है वो 3 राज्यों के आईएलपी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। आईएलपी ब्रिटिश कानून द्वारा, ब्रिटिश काल या ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों को दिया गया वह परमिट व्यवस्था है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति और परंपरा पर बाहरी हस्तक्षेप को रोका गया। यानी इन 3 राज्यों की सरकार के द्वारा जारी आईएलपी इनर लाइन परमिट के माध्यम से ही कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक उन क्षेत्रों में तभी जाएगा जब उसे वो परमिट प्राप्त होगा। अगर वो परमिट प्राप्त नहीं होगा तो उन क्षेत्रों में वो नहीं जा सकता। इस प्रकार आईएलपी क्षेत्रों को, इनर लाइन वाले क्षेत्रों को भी सीएए से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार हम लोगों ने नागरिकता चैप्टर को देखा। चैप्टर 5 नागरिकता समाप्त होता है। आज 6ठी और अंतिम कक्षा। अब हम लोग अगली कक्षा में मूल अधिकारों के खंड में चलेंगे। संविधान के भाग 3 पर बात होगी। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।